वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें करंट अफेयर्स के जो टॉपिक चर्चा में बने रहते हैं उनसे कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर के टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, उस टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है और आप उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कंडीशन में है या नहीं। कुल मिलाकर प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह साप्ताहिक एमसीक्यू का प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज फिर हम बात करते हैं अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है वह है यूएनसीसीडी के विषय में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन या कथनों के कोड का आपको चयन करना है। पहला कथन, यह पृथ्वी सम्मेलन में हुए 3 समझौतों में से एक है। दूसरा कथन, यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी पर्यावरणीय समझौता है। तीसरा कथन, भारत ने 1992 में ही इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। अब आपको ए बी सी डी के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, किसी को आपको ऑप्ट करना होगा, किसी को आपको जो है कि टिक करना होगा। अब आपको यह बताना है कि आपका आंसर कौन सा होगा। तो यूएनसीसीडी का जो फुल फॉर्म है वह है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, अर्थात मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र का समझौता। और यह जो समझौता हुआ था, यह सही बात है, रियो डी जनेरियो में जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को बचाने के लिए, वहां 3 महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। पहला जो समझौता था क्लाइमेट चेंज को लेकर हुआ था, दूसरा जैव विविधता की जो क्षति हो रही थी उसको रोकने के लिए, और तीसरा डिजर्टिफिकेशन अर्थात मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकने के लिए हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है कि पृथ्वी सम्मेलन में हुए 3 समझौतों में से एक है। दूसरा कथन है, यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी पर्यावरणीय समझौता है, यह भी सही है। जो तीसरा कथन है वह गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि भारत ने 1992 में इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। नहीं, 14 अक्टूबर 1994 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो इस तरह से जो इसका सही आंसर होगा वह होगा बी, अर्थात 1 और 2 जो है कि जो कथन है वो सही है, तीसरा जो कथन है गलत है, इसलिए हमें आंसर ऑप्ट करना होगा बी। अगला प्रश्न जो है हमारे सामने, मॉनसून के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अब मॉनसून निश्चित समय पर कम आता है। दूसरा कथन, अब मॉनसून के दौरान कम दिनों में अधिक वर्षा की प्रवृत्ति देखी जा रही। अब आपके पास विकल्प हैं, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, आपको बताना है। तो मॉनसून, जैसा कि आपको पता है कि 1 जून को क्या होता है, केरला के कोस्टल एरिया से, तटीय क्षेत्र से टकरा जाता है और इसी को मुख्य जो भूमि वाला भारतीय क्षेत्र है उसमें मानसून का प्रवेश माना जाता है। लेकिन ये सही बात है, अब ये देखा जा रहा है पिछले कुछ वर्षों से कि जो मानसून है वह 1 जून को ना आकर 2 से 3 जून को आता है, अर्थात मानसून में डिले हो रहा है। लेकिन एक प्रवृत्ति और देखी जा रही है कि मानसून भले ही केरला के तटीय क्षेत्र में पहले 2 दिन बाद टकराए, लेकिन यह आंतरिक क्षेत्रों में बहुत तेजी से पहुंच जा रहा है। जिन क्षेत्रों में मॉनसून को 1 महीना पहुंचने में समय लगता था, अब क्या होता है कि मॉनसून उन क्षेत्रों में जो है कि 15 से 20 दिन में पहुंच जाता है, जैसा कि आप इस बार देख सकते हैं। तो यही प्रवृत्ति यहां पर चेंज हो रही है। दूसरा, पहले मॉनसून का जो पीरियड था लगभग 4 महीने का, तो उसमें 4 महीने में लगभग यह होता था कि 60 से 65 दिनों तक बारिश होती थी, एक आध दिन के 2 दिन 3 दिन की गैप पर। अब क्या हो रहा है कि मॉनसून के पीरियड में हो सकता है कि किसी क्षेत्र में 10 ही दिन वर्षा हो, लेकिन वर्षा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो दोनों कथन हैं वह सत्य हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ए। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है, हाल के समय में अलेक्सी नावल्नी चर्चा में बने हुए थे, इनका संबंध निम्न में से किस देश से है। ये बहुत बड़ा नाम है इस समय, और अभी से नहीं, लगभग 1.5-2 साल से ये हमेशा चर्चा में बने हुए हैं। अलेक्सी नावल्नी, आपने देखते ही आंसर डिसाइड कर लिया होगा, इसका आंसर है रूस, अर्थात सी ऑप्शन। आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन वहां पर जो है कि रूस में शासन कर रहे हैं। अगर आप देखें तो उनके कार्यकाल में अमेरिका
अमेरिका में 5 राष्ट्रपति चेंज हो चुके हैं। ऐसे में वहाँ पर जो है कि एलेक्सी नोलिनी जो है कि उनका विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए, तो एलेक्सी नोलिनी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। उन पर जो है कि पॉइजन अटैक भी हो चुका है। और अभी जब व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन मिले तब भी ये मुद्दा चर्चा में बना हुआ था, और एलेक्सी नोलिनी एक तरह से जो है कि प्रतिद्वंदी बन चुके हैं जो है कि व्लादिमीर पुतिन के, इसी के लिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पता होगी। अगला जो प्रश्न है वह है, अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले केनेथ कोंडा का संबंध निम्न में से किस देश से है? इनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है, और इसकी वजह से ये काफी चर्चा में बने हुए थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि अफ्रीका के गांधी किन को कहा जाता है, तो आपके पास जो है आंसर है वो होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है, आई होप आपने बी ऑप्ट किया होगा, तो आप गलती कर चुके हैं। आंसर है इसका ए, अर्थात जाम्बिया। तो ये जो जाम्बिया वाला जो क्षेत्र है, यह क्या है, पहले जो है कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, उनसे जो है कि इस क्षेत्र को आज़ाद करवाया। लंबे समय तक जो है कि अपने पड़ोसी देशों में जो ब्रिटिश सत्ता थी उसके खिलाफ संघर्ष किया, और इनका जो संघर्ष करने का तरीका था वह अहिंसक था। इसी के कारण इनको अफ्रीका का गांधी जी कहा जाता है, जिन्होंने न सिर्फ अपने देश की आज़ादी के विषय में कार्य किया, बल्कि पड़ोसी मुल्कों में भी जो वहाँ पर हुकूमत थी, ब्रिटिश राज था, उसका भी विरोध किया। और इसी के कारण जो है कि यह जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। तो इस तरह से इनका जो संबंध है वो जाम्बिया से है। कुछ दिन पहले इनका निधन हुआ है, इसके वजह से चर्चा में बने हुए थे। अगला जो प्रश्न है वह है, नोयल नदी के विषय में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र से होती है। दूसरा कथन है, यह कावेरी की सहायक नदी है। तीसरा, इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। डी विकल्प है, यह अब बहुत प्रदूषित हो चुकी है, जिसका प्रमुख कारण वस्त्र उद्योग है। अब आपको यह बताना है कि ये जो नोयल नदी है इसके विषय में आपकी कितनी जानकारी है। आंसर बहुत इजी है, क्योंकि हमें असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो बिल्कुल सही है कि सी इसका जो असत्य कथन है। इसकी जो लंबाई हो 1080 किलोमीटर नहीं बल्कि 180 किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र से गुजरती हुई तमिलनाडु का जो है कि तिरुपुर जो जिला क्षेत्र है वहाँ से होती हुई जाती है। और चूंकि तिरुपुर में आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा जो है कि वस्त्र उद्योग केंद्रित है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत प्रदूषण होता है। लेकिन इसमें जो कि हमें असत्य कथन चयन करना था, तो इसमें है 1080 किलोमीटर की लंबी नदी नहीं है, 180 किलोमीटर की लंबी नदी है, और इस तरह से कावेरी की सहायक नदी है। आई होप आपका आंसर क्लियर होगा। सी हमारा असत्य कथन है, यही हमारा आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है, इब्राहिम रईसी के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह ईरान के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। दूसरा कथन, यह ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। अब आपको यह बताना होगा कि आखिर ए बी सी डी के रूप में कौन सा विकल्प आप ऑप्ट करेंगे। पहला कथन जो ए कहता है कि दोनों कथन सत्य हैं, बी कहता है दोनों कथन गलत हैं, सी कहता है केवल एक सही है, डी कहता है केवल दो सही है। तो इब्राहिम रईसी सही बात है, यह ईरान के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले वह वहाँ के जो है कि जज रह चुके हैं, और इसके अलावा कई विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। और यह इस समय जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जिनका नाम है अली खामनेई, उनके जो है कि काफ़ी जो है कि करीबी माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो कथन दूसरा लिखा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, नहीं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर होते हैं वो धार्मिक नेता होते हैं, और जो है कि जिनका धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है, और इस पद पर है अली खामनेई। यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको क्या करना होता है कि बस जो अली खामनेई या फिर जो इनके सुप्रीम लीडर जो निर्णय लेते हैं उसी को औपचारिक रूप देना होता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पर कथन केवल क्या है, एक सही है, अर्थात जो हमारा आंसर होगा सी होगा। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वह है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कब प्रभावी हुआ? प्रश्न है क्योंकि अभी चर्चा में यह बना हुआ है। आपके पास विकल्प है 5 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019 और 31 अक्टूबर 2019। क्योंकि अभी आपने देखा इस पर बैठक भी हुई, तो ये प्रश्न फैक्चुअल है लेकिन पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह डी है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन प्रभावी हुआ। आपको पता है कि 5 अगस्त को क्या हुआ था,
इसको राज्यसभा में पेश किया गया, फिर लोकसभा में भी इसको पास कर दिया गया। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इसको अनुमति दे दी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये प्रभावी हुआ था। तो ये जो डेट है आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह है संविधान के किस अनुच्छेद में परिसीमन आयोग के गठन की बात की गई है। परिसीमन आयोग का गठन अब इस समय चर्चा में बना हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अगला जो प्रश्न है इसके जो विकल्प हैं कि परिसीमन आयोग के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है, आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद जो है कि 81, 82, 83। आई होप आपके लिए इजी प्रश्न होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में यह बना हुआ है। तो आर्टिकल 82 का जो संबंध है वो परिसीमन आयोग से है। और परिसीमन आयोग क्या करता है कि किसी कोई राज्य है या कोई केंद्र शासित क्षेत्र है, तो उसमें किन क्षेत्रों के को मिलाकर निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए, इसका यह कार्य करता है। तो इसी से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है वो भी परिसीमन आयोग से है। प्रश्न कहता है कि अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। ऑप्शन है आपके पास 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। इजी प्रश्न है, क्योंकि परिसीमन आयोग हमेशा चर्चा में बना भी रहता है। आप पॉलिटी और जो है कि गवर्नेंस के बुक्स में भी पढ़ते हैं, और वैसे भी करंट अफेयर्स में बना हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वह 5 बार है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। क्योंकि 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में और 2020 में इसका गठन हुआ है। जी हाँ, 2020 में भी इसका गठन हुआ है, मार्च 2020 में। और इस तरह से अब तक 5 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। परिसीमन आयोग क्या करता है, जैसा कि हमने बताया, निर्वाचित क्षेत्रों का उनका सीमांकन करता है कि किस क्षेत्र में कौन सी सीटें होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है वह है लक्षद्वीप के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह द्वीपीय क्षेत्र केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। दूसरा कथन, यहाँ की आधिकारिक भाषा मलयालम एवं अंग्रेजी है। तो ध्यान दीजिए, आपके पास विकल्प हैं, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन गलत हैं, असत्य हैं, अर्थात सी केवल एक सही है, डी केवल 2 सही है। तो अब आपको बताना है कि लक्षद्वीप के विषय में आपका आंसर क्या होगा। एक एक करके देखें कथनों का। तो आपको पता है कि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित जो है कि वहाँ चूना जो होता है, कोरल जो रीफ होते हैं, कोरल जो परवाल होते हैं, उनसे बना हुआ एक द्वीपीय क्षेत्र है। और ये जो द्वीपीय क्षेत्र है केरला उच्च न्यायालय के अधीन आता है। बिल्कुल सही बात, इसीलिए उसका जो नाम ही है वो केरला लक्षद्वीप उच्च न्यायालय है। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है मलयालम और अंग्रेजी है, और बिल्कुल सही है। इसी के कारण अभी जो है कि यह बात आई लक्षद्वीप में कि जो केरला उच्च न्यायालय से लक्षद्वीप के ऊपर जो नियंत्रण है उसको कर्नाटक को शिफ्ट कर दिया जाए, कर्नाटका हाई कोर्ट को। तो इसी के कारण उस पर विरोध भी हो रहा था। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या है, दोनों कथन सत्य हैं। आंसर होगा हमारा ए। अगला जो प्रश्न है वह है मार्च 2020 में गठित 5वें परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपको यह बताना है। आपके पास है ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह, बी जो है कि रंजना प्रकाश देसाई, सी है जुगल किशोर, डी है आपके मोहम्मद अकबर लोन। आपको बताना है कि आखिर इसमें से किस ऑप्शन को आप ऑप्ट करेंगे सही के रूप में। मार्च 2020 में जैसा कि हमने बताया परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, तो इसका सही आंसर है बी रंजना प्रकाश देसाई, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। तो इस तरह से यह जो है कि इसका आंसर, बाकी जितने लोग हैं इसके सदस्य हैं जो परिसीमन आयोग गठित हुआ है। और ये जो परिसीमन आयोग गठित हुआ है, मैं बता दूं, ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के लिए इसका गठन किया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के न्याय क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीन लाने की शक्ति किसके पास है। प्रश्न फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के न्याय क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीन लाने की शक्ति किसके पास है। जैसा कि अभी मैंने लक्षद्वीप के संदर्भ में केरला और कर्नाटका हाईकोर्ट का जिक्र किया, वही प्रश्न यहां पर पूछा गया। आपके पास विकल्प है संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, कॉलेजियम व्यवस्था के पास, डी राज्य द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के पास। तो किसके पास है आपको बताना है। सही आंसर है इसका संसद के पास है। अर्थात जो है कि किसी भी राज्य या संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय, किस उच्च न्यायालय के अधीन उसका जो है कि व्यवस्था देखी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ संसद डिसाइड कर सकती है। और यह जो प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 241 में इसका प्रावधान किया गया। आर्टिकल 241 कॉन्स्टिट्यूशन का, और पूरी पावर किसके पास है, जो है कि हमारे पास संसद के पास है। अगला जो प्रश्न है वह है वर्ष 1925 में हुए जिनेवा प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे। आपके पास विकल्प है परमाणु निशस्त्रीकरण, मिसाइल
टेक्नोलॉजी, जैविक हथियार या फिर हाइड्रोजन बम। ये जो प्रोटोकॉल है हमेशा चर्चा में बना रहता, इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है और इसी की वजह से इसको मैंने आपके लिए शामिल किया है। तो इसका जो संबंध है जैविक हथियारों से है, क्योंकि आपको पता है कि जैविक हथियारों का मुद्दा कोरोना वायरस को लेकर बना हुआ है। चीन पर आपत्ति दर्ज की जा रही है कि वह एक जो है कि क्या कर रहा है, जैविक हथियार का निर्माण कर रहा था, किसी तरह से वो वायरस समय से पहले लीक हो गया है। कुछ लोग कह रहे नहीं ये तो जैविक हथियार है जिसका चाइना प्रयोग कर चुका है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं और जो है कि जो हेल्थ सिस्टम है वो जो है कि डैमेज हो चुका है। खैर, अगला जो प्रश्न है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। जैविक हथियार के विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला, इसके निर्माण में केवल वायरस का प्रयोग होता है। दूसरा, ये हवा और पानी, खाद्य सामग्री के माध्यम से फैल सकता है। सी विकल्प है कि ब्लैक डेथ का संबंध इसी से है। डी, प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग जर्मनी द्वारा किया गया था। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है कि असत्य है। तो पहला जो कथन है वही गलत है। इसमें लिखा है इसके निर्माण में केवल वायरस नहीं, बैक्टीरिया भी प्रयोग हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, कोई विषैला तत्व भी हो सकता है जो प्रकृति में मिलता हो, जीव के रूप में मिलता हो, उसका हो सकता है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हैं। जर्मनी ने इसका प्रयोग किया था और जर्मनी ने जब इसका प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किया, इसी से चिंतित होकर जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 में जो है कि उसकी बात की गई थी। और ये जो है कि ये जैविक हथियार है, इसको रोकने के लिए 1972 में एक और संधि हुई थी जिसका नाम है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, BWC जिसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है वह है जीएम फसलों के विषय में। जीएम फसल के विषय में निम्न कथन पर आपको विचार करना है। पहला जो कथन है कि इसका पहला प्रयोग वर्ष 1982 में तंबाकू के फसल के ऊपर किया गया। कथन दूसरा, यह फसलें सूखा रोधी, जलवायु परिवर्तन रोधी, अधिक पोषक तत्व वाली होती हैं। तीसरा कथन, भारत में हाल ही में जीएम रबड़ का पौधा लगाया गया। अब आपको बताना है कि आपका जो आंसर है कौन सा होगा। ABCD के रूप में विकल्प दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो ए है, अर्थात सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। सही बात है, 1982 में तंबाकू की फसल पर इसका प्रयोग किया गया। फिर जो है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में इसका जो है कि इसके बाद 1986 में फील्ड वर्क, इसका फील्ड ट्रायल चालू हुआ। और ये जो फसलें होती हैं सूखा को सहन कर सकती हैं, जलवायु परिवर्तन के जो निगेटिव इंपैक्ट आ रहे हैं उसको जो है कि सोख सकती हैं, उसको कम कर सकती हैं। जीएम फसलों का मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, अर्थात जिस जीन का हम उसमें जो है कि डालेंगे वैसे ही वो उसका क्या आएगा, गुण आएगा। तो ये आई होप आप समझ पाए होंगे। जितने भी तीनों कथन है सब सत्य हैं। हाल ही में असम में क्या किया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है प्राकृतिक रबर के विषय में है और इसके विषय में आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला विकल्प कहता है कि प्राकृतिक रबर भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय पौधा है। दूसरा, आर्द्र एवं नम जलवायु अनुकूल होती है इसके। तीसरा ऑप्शन है कि जिन राज्यों में मैंग्रोव अधिक होते हैं वहां रबर भी अधिक होता है। डी ऑप्शन है, भारत रबर का 6वां सबसे बड़ा उत्पादक है। अब आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वह जो है कि असत्य है। इजी प्रश्न है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो सी है, जिन राज्यों में मैंग्रोव अधिक होता है वहां पर रबर भी अधिक होता है। नहीं, आप देखिए केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में आप देखेंगे तो जो मैंग्रोव है सबसे ज़्यादा नहीं है। मैंग्रोव आपको गुजरात वाले क्षेत्रों में मिलेगा, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर रबर नहीं होता। रबर क्या है, ये उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्रों में, कोस्टल एरिया में जरूर मिलता है। कोस्टल एरिया मैंग्रोव भी मिलते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिधर मैंग्रोव मिले वहीं पर प्राकृतिक रबर मिले, क्योंकि दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशन में काफी कुछ अन्य अंतर भी हैं। आई होप आप क्लियर हो पाए होंगे कि यह जो सी ऑप्शन है वो गलत है। अगला जो प्रश्न है, भारत में बागानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI की अनुमति है। आपके पास ऑप्शन है 26%, 49%, 74% एंड 100%। डी ऑप्शन 100% जो है कि इसका सही आंसर है। जी हाँ, बागानी कृषि जैसे आप चाय कॉफी लगाते हैं या फिर रबर का उत्पादन करते हैं, जो बागानी कृषि उसमें 100% FDI की अनुमति है। आंसर डी होगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में सप्ताह में 4 दिन की कार्यनीति की घोषणा की है, अर्थात हफ्ता में सिर्फ जो एक वीक में केवल 4 दिन कार्य करने होंगे। सोचिए कितना अच्छा होगा ना आलसी लोगों के लिए। खैर, ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बेलारूस और जापान। तो आपका जो सही आंसर है वो है जापान। जापान ने ऐसी घोषणा की है क्योंकि वहां पर इनका मानना है, जापान की सरकार का, कि अब लोगों को थोड़ा
थोड़ा समय दिया जाना चाहिए, जिससे परिवार के साथ वो समय बिता सकें और अपने स्किल को डेवलप कर सकें, अपनी हॉबी, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दे सकें और जो चीज़ वो करना चाहते हैं उसके लिए उनके पास समय रहे। अगला जो प्रश्न है वह है नेशनल इमरजेंसी के विषय में जो है कि असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला, इसका उल्लेख संविधान के भाग 18 में है। दूसरा, अब तक 3 बार इसे लागू किया गया है। सी विकल्प कहता है इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित आदेश के बाद ही लागू किया जा सकता है। डी कहता है केशवानंद भारती केस के बाद इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अब आपको बताना है कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए या सत्य कथन होना चाहिए वह क्या है, डी है। क्योंकि ये जो निर्णय आया कि अब जो है कि इसका रिव्यू होगा, न्यायिक पुनरावलोकन होगा, ये बात आई मिनर्वा मिल्स में, जो कि 1980 का केस है, ना कि केशवानंद भारती 1973 के केस। तो मिनर्वा मिल्स का इससे संबंध है। इस तरह से जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, आपका डी, यही असत्य कथन है। आई होप आपने प्रश्नों को ऑप्ट किया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।